सबका भावर बड़े दिल वाले आ गए गुरु चाचा बकैत अयोध्या वाले। राम राम। हमारा देश जो है इस समय ना बहुत ही जिसको कहते हैं कि गुस्से के दौर से गुजर रहा है। पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, तो उस हमले में निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछ कर मारा गया। ये देश में शायद पहली बार मैंने तो खैर पहली बार ही सुना है कि किसी का धर्म पूछकर उसको मारा गया। हाँ, इससे पहले जो है वहां पर बाहरी मजदूर या प्रवासी मजदूर जो कश्मीर में होते थे उनको मारने की खबरें हमने कई बार सुनी है, लेकिन इस तरीके से सामूहिक नरसंहार करना, वो भी किसी का धर्म पूछकर, हमने पहली बार देखा। देश गुस्से से उबल रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि भाई इसका जोरदार जवाब मिलेगा, चुन चुनकर वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हम विश्वास भी करते हैं क्योंकि हम 2 बार देख चुके हैं, और शायद यही कारण है कि इस बार जो हमला हुआ इसके बाद हमने केंद्र सरकार से या मोदी जी से उम्मीदें कुछ ज्यादा कर रखी हैं, क्योंकि हम 2 बार देख चुके हैं कि उन्होंने क्या पलटवार किया और कैसे पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको धूल चटाई है। इसलिए इस बार उम्मीदें उनसे ज्यादा हैं। घटना के बाद से लगातार हमारे यहाँ कई तरीके के फैसले लिए गए, बैठकों पर बैठ के चल रही हैं। उधर पाकिस्तान भी अपनी गीदड़ भपकी दे रहा है, वो भी कभी ये ड्रिल, कभी वो ड्रिल, कभी ये एक्शन, कभी वो एक्शन। हमारी देखा देखी वो भी कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में एक तरीके से कह लीजिए तो अपील करने में भी लगा हुआ है कि भारत को समझाइए, भारत को समझाइए, वो भी कर रहा है। भारत में इस समय जो माहौल है वो पहलगाम हिंसा के बाद एक आक्रोश का है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई या एक ऐसा फैसला हुआ जिससे सब चौंक गए। उम्मीद नहीं थी इस चीज की, हालांकि राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो कोई कह नहीं सकता या जान नहीं सकता। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास पर शाम को एक बैठक हुई। उस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, एनएसए, तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे। तो लगा कि कोई कंक्रीट डिसीजन लेने के लिए कहा भी गया कि प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी है कि वो अपने हिसाब से जगह समय खुद तय कर ले, निशाना खुद तय कर ले, उनकी तरफ से पूरी खुली छूट है। लेकिन ठीक उसके कुछ देर बाद ही वो जो बैठक खत्म हुई तो संघ प्रमुख वहां पहुंचे। हमको लगा कि चलो ठीक है, हमको ही क्या लगा, हमने तो चैनलों पे चलते हुए भी देखा कि भाई मोहन भागवत जी मिलने पहुंचे। जब वो बैठक खत्म हो गई थी ये भी लगा कि भागवत जी ने चला चैनलों पे कि भागवत जी ने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी एक्शन में अपना सहयोग या संघ का साथ देने की बात कही है। आई गई बात हो गई। अगले दिन कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद जब उसकी ब्रीफिंग हुई तो केंद्र के जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें एक फैसला जो था वो बहुत चौंकाने वाला था, और वो फैसला था जनगणना का, और उसमें भी जाति वाली जनगणना, जाति आधारित जनगणना। सरकार की तरफ से कहा गया कि जाति आधारित जनगणना जो होगी। तब अचानक समझ में आया कि कल भागवत साहब क्यों प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे थे। जहां तक मेरी जानकारी है या आप भी जानते होंगे, बीजेपी और संघ लंबे समय से इस तरीके की जनगणना को टालता आ रहा है। बीच में कोविड का हवाला दिया गया, कोविड के चलते जनगणना नहीं हुई, लेकिन जाति आधारित जनगणना मेरी जानकारी में या मेरे अनुसार वो लोग नहीं चाहते हैं। कारण उसका ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि देश जो है वो और जातियों में बटे। वैसे ही हमारे देश में देखिए धर्म की दीवार तो एक तरीके से दिखी जाती है, कहीं ना कहीं आप कितना भी इनकार कीजिए, कितना भी कहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो आपको दरार साफ दिखाई देती है। लेकिन जाति वाली जो बात है वो रही बची खुची या कभी कभार कोई घटना हो जाती है तब वो जाति का मुद्दा उठता है, और वो भी कुछ जाति विशेषों के बीच में जब टकराव होता है या कोई घटना होती है तो बीजेपी कभी नहीं चाहती या संघ कभी नहीं चाहता कि हमारे देश में जाति आधारित वैमनस्य जो है वो बढ़े। पहलगाम का वैमनस्य तो हमने देख लिया कि एक धर्म पूछकर आपने जब किसी को गोली मारी तो जाहिर सी बात है आपने वो वैमनस्यता फैलाने के लिए वो काम किया, नहीं तो आप धर्म पूछने की बजाय सीधे गोली मार देते। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लोग कहते हैं ना, अगर धर्म नहीं होता तो वो धर्म पूछ के क्यों मार रहे हैं। इसका उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया कि आतंकवाद का एक धर्म है। लेकिन उन्होंने वो धर्म पूछकर अपने ही धर्म के खिलाफ लोगों को
भड़काया। उनका मकसद यही था, वो चाहते यही थे कि जो देश के अंदर है वो धर्म आधारित वैमनस्यता जो है वो बढ़े। कुछ हद तक सफल भी हुए, कई जगह इस तरीके का हमने विरोध देखा जिससे साबित होता है कि हाँ वो जो करना चाहते थे कुछ हद तक सफल हुए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुए। अब फिर से लौट कर वहीं आते हैं कि जब वो भागवत जी की बैठक हुई तो तब ये समझ में आया कि केंद्र सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही थी, उसमें संघ की क्या राय है या संघ अपना साथ देगा नहीं देगा, उस चीज के लिए शायद ये मीटिंग हुई। अंततोगत्वा या कहें तो आखिर में ये फैसला सरकार के द्वारा ले लिया गया है। अब आखिर में जो आपको बताने या समझाने या दिखाने जो भी करने जा रहा हूं वो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरा मानना जो है कि चाहे आप धर्म पूछकर कोई काम कीजिए या जाति पूछकर कोई काम कीजिए, वैमनस्यता फैलती ही फैलती है। आप कितना भी कह लीजिए कि हम धर्म आधारित कोई किसी को सबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो उससे वैमनस्यता नहीं फैलती, फैलती है। जब आप किसी एक धर्म को प्राथमिकता देने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि हम क्यों नहीं। तो ऐसे ही अब जब आप किसी जाति विशेष को लेकर कोई काम करने लगेंगे या उनके लिए फेवर के लिए कुछ करेंगे तो भी लगेगा। पहले लगता था ना, अभी तक लोग यही कहते थे ना कि बीजेपी जो है वो स्वर्णों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, लंबे समय से चला रहा था। तो कई चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो आप देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद जो मैं लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगा उसका जवाब जवाब तो आप जरूर दीजिएगा। कारण है कि पता तो लगना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। मान लीजिए चलिए सरकार राजनीति कर रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, सबकी अपनी अपनी गोटियां हैं। सरकार ने जैसे ही कहा कि हम ये जनगणना करवाने जा रहे हैं, तो कांग्रेस को देख लीजिए, सपा को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, मतलब इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सब क्रेडिट लेने में जुड़ गए कि हमारी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है। ठीक है। और वहीं बीजेपी कह रही है कि आप लोग तो कभी चाहते ही नहीं थे, हम तो लंबे समय से ये चाहते थे। तो ये राजनीति उधर चल रही है, वो चलती रहे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है। और लास्ट में जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा ये जाति आधारित जनगणना का खेल क्या है। अब इतना तो आपको मैंने बता दिया है कि बुधवार को अभी पीछे कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें फैसले जो लिए गए उसमें मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ने निर्णय लिया है कि जातियों की गणना जो है आने वाली जनगणना में उसको सम्मिलित किया जाएगा। और वैष्णव जी ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस ने हमेशा ही जातिगत जनगणना का विरोध किया है। अब पहला सवाल आपके मन में आएगा कि जातिगत जनगणना का मतलब क्या है। हर कोई जानना चाहेगा कि क्या होता है। तो जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति में कितने लोग हैं इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन उसमें ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया गया। ऐसे में जब भी जातिगत जनगणना की बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात में रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है, वो कितना बड़ा बन चुका है, आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। तो इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी तो सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि ओबीसी के कितने मतलब आबादी है या कितना प्रतिशत है। अब दूसरा सवाल यह है कि जातिगत जनगणना का इतिहास क्या है, पहले कब हुई, कैसे हुई। तो जातिगत जनगणना जो है वो अंग्रेजों के समय से ही शुरू हुई थी। भारत में जो प्रथम पूर्ण जनगणना बताई जाती है वो 1881 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। ठीक है, इसमें सभी जातियां शामिल की गई थी और उसके बाद हर 10 साल पर जातिगत जनगणना या जनगणना होती थी। सबसे पहले 1931 में, ठीक है, जो जातिगत जनगणना करवाई गई थी अंग्रेजों के दौर में। वैसे हिंदुस्तान के लोगों को जाति आधार पर ही देखा जाता है। ऐसे में तब ऐसी किसी भी जनगणना का होना काफी अहम था। और एक बात तब भी तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। ऐसे में 1941 में इस प्रक्रिया को भी किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई है, ऐसे में आंकड़े जारी नहीं हुए। फिर देश आजाद हुआ। अब जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में 1991 में फिर जाति जनगणना करवाई गई। यहाँ पहली बार बड़ा खेल हुआ। अब खेल क्या है वो मैं बताता हूँ कि इतनी बड़े सर्वे में ओबीसी को शामिल ही नहीं किया गया, केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को इस जनगणना में रखा गया। 2011 तक ऐसा ही चलता रहा। जनगणना तो हुई लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई।
अब बात आती है कि जातिगत जनगणना जरूरी क्यों है और अब जरूरी क्यों है। तो जातिगत जनगणना के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने ये डायलॉग या ये कहावत आपने कई नेताओं के मुंह से कई बार सुनी होगी, ठीक है। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब कहा गया था कि देश में ओबीसी की आबादी 52% करीब है, लेकिन तब बीपी सिंह सरकार जो थी जिसने 52% के आंकड़े तक जिसमें वो 52% के आंकड़े तक पहुंची थी, उसका आधार था 1931 का सेंसस। ऐसे में उसे कितना सटीक माना जाए ये सबसे बड़ा सवाल था। तर्क दिया गया कि देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी बदल चुकी है, काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सटीक माना जाए या कितना सही माना जाए, इस पर सवाल था। अब यह सवाल उन पार्टियों द्वारा सबसे ज्यादा उठाया गया जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। वैसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यह साफ कर दिया कि सरकारी नौकरियों, खासकर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि अब यहीं पर जाति जनगणना की बात करना जरूरी है। इसका विरोध करने वाले मानते हैं कि अगर ओबीसी की आबादी ज्यादा निकली तो 50% की सीमा को तोड़ दिया जाएगा। कुछ का तर्क तो यह भी है कि ऐसे किसी भी सेंसस से देश में और ज्यादा बंटवारा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जाति जनगणना का कोई फायदा है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं उनका तो साफ मानना है कि एक सेंसस से पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उसकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी, सरकार भी उनके लिए कुछ मजबूती से नीतियां बना पाएगी और जरूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकेगी। ये उनका तर्क है। अब बात आती है कि केंद्र सरकार या संघ जातिगत जनगणना को लेकर इसकी विचारधारा क्या है, बीजेपी की विचारधारा क्या है। तो बीजेपी जातिगत जनगणना को लेकर विचारधारा बदलती रही है। जिस समय इस पार्टी का जन्म हुआ तब यह पूरी तरह से ऊंची जातियों की पार्टी कही जाती थी। ब्राह्मण और बनियों वाला तमगा तो इसके साथ मजबूती के साथ चिपका हुआ था, ठीक है। उसे हिंदुओं की कई जातियों का वोट तो मिला, लेकिन ओबीसी या जो निचले वर्ग के वोट थे उससे दूर रहता था। ऐसे में केंद्र में जब मोदी सरकार आई तो इस वर्ग को साधने की तैयारी शुरू हुई, ठीक है। मोदी जी को ओबीसी का चेहरा बताया गया। 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों के लोगों को 10% के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई, ठीक है। अन्य समीकरणों को भी बदला गया। अब बीजेपी ओबीसी वोटरों के बीच में खासा लोकप्रिय हो चुकी थी और इसका उदाहरण हमने देखा 2017 में यूपी के चुनाव में, जहां एक मुश्त वोट ओबीसी वर्ग खासकर बीजेपी के साथ नजर आया। मतलब सालों बाद बीजेपी की सरकार यूपी में बनी थी और उसका सबसे बड़ा कारण था ओबीसी वर्ग का साथ देना। और 2014 के चुनाव में भी कुछ हद तक यही कारण था जो इनको बहुमत मिला। और फिर जब 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तब आपने देखा होगा कि पिछले 2014 के मुकाबले 2019 में कई गुना अधिक सीटें मिली, मतलब ज्यादा मिली। तो उसका भी एक कारण ओबीसी वर्ग था जिसको बीजेपी ने कन्विंस किया कि हाँ हम आपके साथ हैं। उससे पहले तक ये जो है बनियों की, ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी। आमतौर पर जो बीजेपी के नेता है ना, वो जब जातिगत जनगणना की बात होती है या इस पर कोई प्रतिक्रिया देते तो बहुत संभल के बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो जाति से ज्यादा आर्थिक हालात को बेहतर करने की बात कही है, गरीबी की बात कही है, सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। और साल 2024 में जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तो विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया, उसने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग रखी। राहुल गांधी लंबे समय से लगे हुए थे, यहाँ तक कि वो पत्रकारों की जातियां पूछ लेते थे, ठीक है। और जबकि नरेंद्र मोदी जो थे हमारे प्रधानमंत्री, वो जाति आधारित गणना की मांग पर सवाल उठाते थे और जाति की जगह गरीबी और अमीरी की बात करते थे। तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में शामिल जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, जेडीयू हो, यूपी के कुछ पार्टियां हैं, ठीक है, उनकी तरफ से भी इस तरीके की मांगे की जाती थी। लेकिन उसी यूपी में जो सहयोगी मांग करते थे, वहीं योगी जो है वो कई बार कह चुके हैं कि हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। उनका नारा भी था बटेंगे तो कटेंगे, मतलब आप जातियों में जो बांट रहे हैं वो हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो जो पीछे बांग्लादेश में हाल हुआ या अभी जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद भी इस तरीके की चीजें उठी। दोबारा ये मुद्दा उठा कि जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, मतलब अगर आप जाति, धर्म, इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको बहुत ही संजीदगी से लेंगे तभी आपका काम सफल है। क्योंकि आप जाति पूछेंगे, आप पूछेंगे मराठी हो क्या,
हिंदी भाषी हो क्या, कन्नड़ आती है कि नहीं आती है। तो ये हमारे यहाँ जो क्षेत्र विविधता है, इसको आधार बना के कई लोगों ने जहर घोलने का काम भी किया है। तो बीजेपी की तरफ से एक ये बात हमेशा रखी जाती रही थी कि बटेंगे तो कटेंगे। और लोकसभा चुनाव में खुद हमारे पीएम ने कई जगह इस चीज का जिक्र किया, इस तरीके के बंटवारे का जिक्र किया। उनका तो सीधा सा एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब जो हुआ, अब बात हम उस पर कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई आजादी से पहले हुआ, 2011 में हुआ, तो क्या हाल फिलहाल में कोई ऐसी जनगणना हुई या उसका कुछ फल सामने देखने को मिला? तो इसका जवाब है नहीं। केंद्र ही जनगणना करवा सकती है और कोविड के चलते ये टला जा रहा था। हाँ, कुछ राज्यों ने अपने अपने सर्वे करवाए, जैसे कर्नाटक का हुआ था, बिहार का हुआ, अभी तेलंगाना ने करवाया। ठीक है, वो जनगणना नहीं करवा सकते, लेकिन उन्होंने अपना सर्वेक्षण करवाया। 2014 में शायद सिद्धरामैया की सरकार ने जातीय सर्वे करवाया था और इसका नाम उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे दिया था। ठीक है, 2017 में इसकी रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और अगर बात करें तो दूसरी तरफ अक्टूबर में एक जातिगत आधारित सर्वे जो है बिहार में हुआ, उसके तथ्य सामने रखे गए, आबादियां सामने रखी गई, किसकी कितनी आबादी है, क्या है, वो सब रखा गया और उसके आधार पर कुछ फैसले भी लिए गए, लेकिन वो फैसले चैलेंज किए गए और भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और तेलंगाना ने तो अभी रेवंत रेड्डी की जब सरकार आई तो फरवरी में उन्होंने इस सर्वेक्षण को करवाया, जिसकी रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें भी कई तथ्य जो है सामने है। और उसके बाद से राहुल गांधी एग्रेसिव हो गए थे कि पूरे देश में करवाएंगे हम, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़वाएंगे, बहुत सी चीजें उन्होंने कही। तो अब ये सब हमारे देश में हाल फिलहाल में जातिगत सर्वे हुए, जनगणना नहीं हुई। जनगणना अब जो है केंद्र ने कहा है तो अब वो होगी। अब असली सवाल आता है सामने कि जातिगत जनगणना का व्यापक सियासी असर क्या होगा और इसके साइड इफेक्ट क्या है। तो जातिगत जनगणना जो है वर्गों की वास्तविक जनसंख्या सामने आने पर वो जो समूह होंगे वो आरक्षण की मांग उठाएंगे। ठीक है, वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांगेंगे, सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी के लिए और अधिक मुखर होंगे, संख्या के बल पर आरक्षण या उसका आधार बनाने की बात होगी, राजनीतिक भागीदारी में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। और हमारे देश में आरक्षण की मांग कैसे होती है आप सब जानते हैं। ठीक है, हमने जाट आरक्षण, गुज्जर आरक्षण या अन्य जातियों की जो आरक्षण की मांग होती है उसको लेकर हुए आंदोलनों को देखा है। अभी हाल ही में आपने लोकसभा चुनाव से पहले मराठा आंदोलन देखा होगा। ठीक है, ऐसे ही गुजरात में आपने देखे होंगे आंदोलन। तो इस तरीके के आंदोलन हमने देखे हैं। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि जब ये जनगणना होगी, जाति आधारित होगी, ठीक है, जब जाति आधारित हो जाएगी तो उसके बाद में केवल वो वर्ग ही नहीं उठाएगा। और जो इस तरीके के आंदोलन होते हैं अधिकतर हमने देखा है उसको राजनीतिक पार्टियों की शह मिलती है, उसका साथ मिलता है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि आने वाला समय कैसे होने वाला है। और केवल इतना नहीं है कि केवल एक वर्ग को आप आरक्षण दे देंगे। हमारे देश में तो हमने ये भी देखा है कि कई वर्ग जो है वो अपने आप को एसटी में शामिल करवाने के लिए आंदोलन करते हैं, कुछ अपने आप को ओबीसी में शामिल करवाने के लिए आंदोलन करते हैं। तो जब लोगों को ये लगेगा कि हाँ हमको इसमें फायदा होगा या ये वाला वर्ग ज्यादा है, इसका आरक्षण ज्यादा है, ठीक है, तो वो उसमें अपने आप को शामिल करवाने की मांग करेंगे। यहाँ भी टकराव होता है। कई वर्ग जो है या कई जो हमारे यहाँ पहले से जिनको इस तरीके का आरक्षण मिले, वो कोई नया वर्ग जब उसमें शामिल होने की मांग करता है तो वो उसका विरोध करते हैं। महाराष्ट्र का जो मराठा आंदोलन था, इस पे अभी हमने जो देखा इसी तरीके का टकराव देखा कि उनकी मांग का वहां पर विरोध इसी आधार पर किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जिसको पहले से मिल रहा उसका हिस्सा कम हो जाएगा। तो कोई ये भी खेल चलेगा जातियों को अलग अलग कैटेगरी में शामिल करवाने का। तो अब इसी से समझ लीजिए कि उससे आगे क्या होगा। अब यदि जनगणना में पता चला कि किसी जाति का प्रतिशत बहुत है तो ईडब्ल्यूएस को लेकर स्वर्ण वर्ग और ओबीसी आरक्षण में उप वर्गीकरण को लेकर भी नई बहस शुरू हो चुकी है। भाई वो भी मांग करेंगे कि ओबीसी के अंदर भी हमको इतना ये चाहिए, मतलब कोटे के अंदर कोटा हो जाएगा। अब अगली बात सामने आती है कि क्या जातिगत जो जनगणना है इसको करवाने से जो सामाजिक पिछड़ापन है या जाति का भेद जो है वो खत्म हो जाएगा? क्या ये कुरीतियां जो है भारत से चली जाएंगी? तो भैया तुम्हें भी पता है, हमें पता है कि स्वतंत्र भारत में जातिहीन राष्ट्र की कल्पना को लेकर ही जो सरकार थी वो आजादी के बाद भारत में काम कर रही थी।
ठीक है। भारत में सरकार ने विस्तृत जातीय जनगणना जो है उससे दूरी बना ली थी। विशेषज्ञों के अगर हम बात माने या उनके अनुसार जो है इसके पीछे वही डर काम कर रहा था कि जातीय जनगणना से सामाजिक विभाजन और बढ़ सकता है। उनका मानना था कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और भारत के राष्ट्र की जो एकता है वो टूट सकती है। तब सरकार ने एक जातिहीन देश का सपना देखा और भारत की जो लोकतांत्रिक परियोजना है कि एक जातिहीन समाज की ओर बढ़ना, उसकी तरफ उन्होंने अपनी निगाहें जमाई। यही कारण है कि आजादी के बाद जो आज जो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं और विपक्ष जो मांग कर रहा है लगातार जनगणना की, और जो खुद सरकार में थे तो इससे कतराते थे, वो इसे करवाने से डरते थे, ठीक है, और करवा भी लेते थे तो आंकड़े जारी नहीं करते थे। खुद कांग्रेस का प्रसिद्ध नारा था जात ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, मतलब नेहरू, इंदिरा और राजीव, ठीक है, वो भी इसके खिलाफ थे। और यही वजह है कि राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं, जैसे हम सुहास पलशिकर की बात करें तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में और उन्होंने चेतावनी दी थी कि जातियों की गणना सार्वजनिक जीवन में उनकी महत्ता को कम करने की बजाय और मजबूत कर सकती है। यही बात निकोलस डिक्स ने अपनी किताब में भी कही है। इन तर्कों के जवाब में कई विशेषज्ञ जो हैं वो ध्यान दिलवाते हैं या ध्यान दिलाते हैं कि पिछले 100 साल से जाति नहीं गिनी गई, लेकिन इससे ना जाति गई ना इसके साथ जुड़े भेदभाव और यातनाएं। मतलब ये है कि 100 साल में आपने जातियां नहीं गिनी, आजादी के पहले गिनी थी, लेकिन उसके दौरान भी क्या हुआ? क्या जातिगत भेदभाव जो है एकदम खत्म हो गया? क्या उससे जुड़ी हुई यातनाएं एकदम खत्म हो गई? आपने आरक्षण दिया, आरक्षण देने के बाद क्या हुआ? कई सवाल जो है वो मतलब खड़े होते हैं और जो जायज भी हैं। अब अगर इसी आधार पर हम आरक्षण की बात करें तो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। कई वर्ग जो है वो खुद को आरक्षण के दायरे में लाए जाने की मांग को लेकर, जैसा मैंने आपको बताया, आंदोलन करते रहते हैं। तो आरक्षण का मूल आधार क्या है जानते हैं? आरक्षण के मुद्दे पर बनी कमेटी भी जो है वो इस व्यवस्था के खिलाफ थी। यही वजह है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब दिसंबर 1949 में धारा 292 और 294 के तहत मतदान कराया गया तो उस वक्त 7 में से 5 जो वोट हैं वो आरक्षण के खिलाफ पड़े थे। मतलब वो भी नहीं चाहते थे कि ये व्यवस्था हो। और सबको छोड़ दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको लोग हमारे देश में आज की डेट में भी बाबा साहब के नाम पर फायदा तो बहुत उठाते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो सीख थी या बाबा साहब ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया, या हकीकत में अगर देखें तो बाबा साहब ने जो काम किया ना, अगर आज उसका 10% भी लोग मान लेते तो समाज में ये वैमनस्यता आगे नहीं फैलती। मतलब बाबा साहब ने मुस्लिमों को लेकर क्या कहा, बाबा साहब ने जातियों को लेकर क्या कहा, उन सब चीजों को 10% भी लोग नहीं मानते हैं। संविधान में भी हमारे यहाँ इतनी बार संशोधन हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा। अरे भैया, तुमने बाबा साहब का संविधान तो आधे से ज्यादा खत्म ही कर दिया है। जो अब तक इतने संशोधन हुए क्या हुए? मेरी लिखी चीज को अगर आप मिटा देंगे तो खत्म ही तो कर रहे हैं। या तो आप ये कहिए कि हाँ, समय के अनुसार जब भारत आजाद हुआ था उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, आज की परिस्थिति कुछ और है, तो हम समय के हिसाब से समय के अनुसार कुछ संशोधन कर रहे हैं। तो फिर आपको दूसरों को नहीं बोलना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान खत्म कर देना, बाबा साहब का संविधान खत्म कर देना। अगर कुछ नया और अच्छा आ रहा है तो उसमें आपको तर्कसंगत बातें करनी चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए और उसके आधार पर उसमें संशोधन करवाना चाहिए। तो सहूलियत की राजनीति है कि जब बाबा साहब का फायदा उठाना होगा तो लोग बाबा साहब करते हैं, और नहीं तो बाबा साहब की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं तो यही कहूंगा, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये क्यों कह रहा हूं? यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। अभी बात हो रही है जातिगत जनगणना की, आरक्षण की ना, उसी में मैं आपको बताता हूं ये मैं क्यों कह रहा हूं। आजादी के समय के 3 बड़े नाम बताऊंगा और उनके बयान बताऊंगा मैं आपको इस आरक्षण को लेकर। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने खुद संविधान बनाते समय जब उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी, ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि 10 साल में इसकी समीक्षा हो, जिन्हें आरक्षण दिया गया उनकी क्या स्थिति है, कोई सुधार हुआ या नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास मतलब किसी भी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने ये जो वजह बताई थी वो कहा था कि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। मतलब बाबा साहब भी चाहते थे कि अगर मान लीजिए मैंने आरक्षण का फायदा उठाया, मैं संपन्न हो गया, तो मेरे बेटे को आरक्षण की जरूरत क्या है? मैं संपन्न हो चुका हूं, उसको व्यवस्थाएं दे सकता हूं, उसको 10 चीजों की सहूलियत उपलब्ध करवा सकता हूं, 50 चीजें, तो उसको आरक्षण की जरूरत क्या होनी चाहिए? हाँ, लेकिन मेरे ही वर्ग में अगर
कोई और है जिसको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया और मेरे स्तर तक नहीं उठा है, तो उसको ऊपर उठाने की जरूरत है। और यही मांग की जाती है आज के दौर में, यही मांग की जाती है। बाबा साहब की जो ये बात थी एकदम जायज थी कि जो लोग संपन्न हो चुके हैं, जो लोग उठ चुके हैं, उनको खुद से चाहिए कि वो अब अपने से नीचे वाले को उस आरक्षण का लाभ लेने के लिए आगे करें। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा ही चलता है, जो संपन्न हो गया है, जो आगे बढ़ चुका है, वही उसका लाभ लेने से नहीं चूक रहा है, तो नीचे वालों को कहां से मिलेगा? वो तो इस स्तर के अभी भी नहीं हो पाए ना कि उठकर अपना हक मांग सके, और खासकर अपनी ही बिरादरी से, अपनी ही जाति से हक कैसे मांगे। जैसे वो इसकी बात करेंगे तुरंत आंदोलन शुरू हो जाएंगे, और वो उल्टा इस तरीके से बता के शुरू होंगे कि लोगों को दिखाया जाएगा कि देखो आपका हक मारा जा रहा है। अरे हक उसी जाति के लोग मारते हैं जो संपन्न हो चुके। क्यों नहीं छोड़ देते अपने से नीचे वालों के लिए आरक्षण की व्यवस्था? अपने से नीचे वालों को दिलवाएं और इसी तरीके की मांग करें कि सरकार उसमें संशोधन करे। भाई बाबा साहब चाहते थे ना कि 10 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा हो। कितनी बार आज तक आरक्षण की समीक्षा की किसी सरकार ने? जैसे ही बात आती है तुरंत एक चीज शुरू हो जाती है, आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण छीन लेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। हमने तो यही देखा है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े नाम के पीछे, गांधी जी हमारे। दिसंबर 1936 का एक संस्करण था उसका, उसमें लिखा था कि धर्म के आधार पर दलित समाज को आरक्षण देना अनुचित होगा। आरक्षण धर्म से नहीं जुड़ा है, उसका धर्म से कोई लेने देना नहीं है। सरकारी मदद केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हों। अब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका क्या कहना था? उन्होंने ये कहा, अपना जो 26 मई 1949 को असेंबली में उनका भाषण था, उस भाषण में उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि यदि हम किसी अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देंगे तो उससे समाज में असंतुलन बढ़ेगा। ऐसा आरक्षण जो है वो भाई भाई के बीच में दरार पैदा कर देगा। तो ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का बयान था। अब जो अवधारणा है आरक्षण की, इसके विपरीत जो वास्तविकता है वो क्या है? वो ये है कि जातिगत आरक्षण का सारा लाभ ऐसे वर्ग को मिल रहा है जिनके पास सब कुछ पहले से ही है या वो संपन्न है, जिन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो अब ये सवाल है जो उठना चाहिए कि क्या इससे गिनने से कोई फायदा हो पाएगा? और मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि इतने सालों से हम आरक्षण दे रहे हैं, कई वर्ग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, फिर भी हमारे देश में आज भी उस वर्ग के अंदर इतनी असमानता क्यों है? तो अगर उस वर्ग की असमानता वो खुद खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो जाति आधारित जनगणना होगी, इससे क्या हमारे देश में जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा या जातियों में समानता आ जाएगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं और मुझे इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि लाभ उठाना अलग बात है, किसी समाज को, किसी वर्ग को संपन्न बनाना, उनका स्तर अच्छा करना अलग बात है। और इसके जिम्मेदार कौन है मुझे ये भी बताइएगा। मैं तो अपना बता चुका हूं। मैं तो हर वर्ग के जो नेता हैं या हर वर्ग की जो संपन्न, जिसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं, उसको मैं इसका जिम्मेदार मानता हूं। आप संपन्न हो चुके हैं, आपको खुद से चाहिए कि आप पीछे हट जाएं। एक छोटे से उदाहरण की तरह, जैसे पीएम मोदी ने कहा था ना पीछे कि आप खुद से सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो कई लोगों ने छोड़ दी। तो ऐसे ही क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग संपन्न हो चुके हैं किसी भी जाति के, उनको खुद से चाहिए कि वो आरक्षण की व्यवस्था का लाभ लेना छोड़ दें, खुद से उसको क्लेम करना बंद कर दें और सरकार से खुद मांग करें कि आरक्षण में जो जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है उसकी समीक्षा हो और उस समीक्षा के आधार पर एक नई नीति बने जिससे उस वर्ग का अधिक भला हो सके। तो इस सवाल को मैं आपके सामने छोड़कर जाता हूं, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। और फिर चाचा बकेत आपको फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, किसी ने मुद्दे के साथ मिलेंगे, ठीक है? ऐसा ही ज्वलंत मुद्दा होगा। मैं इस मुद्दे को ज्वलंत इसलिए मानता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि ये समाज में कुछ हद तक बंटवारा जरूर करवाएगा, क्योंकि अभी हम धर्म आधारित बंटवारे देख रहे हैं, जातियों में भी कुछ हद तक बंटवारा है, आरक्षण की वजह से हमने कई बार आमने सामने लोगों को देखा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे वो खाई और बढ़ेगी, या आपको लगता है कि उससे खाई पड़ जाएगी? मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी हूं तो मैं सही कह रहा हूँ। सरकार ने भी कुछ सोच के कदम उठाया होगा, लेकिन इस फैसले में मैं सरकार से कुछ हद तक सहमत नहीं हूं। और अब तक वो सरकार खुद सहमत नहीं थी इन चीजों से, लंबे समय से वो भी इसको टाल ही रही थी। तो अगली बार आपके सामने मैं आऊंगा फिर के नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए राम राम।